द डीप डाइव की एक नई और रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। ज्ञान की इस यात्रा में हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन ऐतिहासिक और प्रामाणिक स्रोतों को खंगाला जाता है। बिल्कुल, और आज का स्रोत तो सच में बहुत ही खास है। आज हम सीबीएसई कक्षा 11 के इतिहास के नोट्स का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। ये इतिहास के नजरिए से एक बहुत ही अहम कालखंड है। मतलब इसमें केवल नीरस तारीखें नहीं है। हाँ। इसमें प्राचीन इतिवृत्त हैं, ऐतिहासिक जीवन चरित, पैगंबर के कथनों के अभिलेख और यहाँ तक कि इमारतों के वर्णन भी शामिल हैं। ये ऐतिहासिक प्रमाणों का एक पूरा खजाना है। एकदम सही। और इस चर्चा में गहराई से उतरने से पहले एक छोटी सी बात। अगर इतिहास के पन्नों से निकाले गए ऐसे ही सटीक, दिलचस्प और बिना बोझिल लगे तैयार किए गए ज्ञानवर्धक सार नियमित रूप से चाहिए तो इस फीड को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। जी, ऐसा करने से ज्ञान का ये सफर बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे विशाल कालखंड को कैसे समझने वाले हैं? हमारा मुख्य फोकस क्या होगा? मैं कहूँगा कि इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य या हमारा आज का मिशन इतिहास की एक बहुत ही असाधारण यात्रा को समझना है। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे लगभग 1400 साल पहले अरब के बेहद कठोर रेगिस्तान में एक नए समुदाय ने जन्म लिया और केवल कुछ ही सदियों में वो एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। बिल्कुल, एक समृद्ध और बहुआयामी सभ्यता में। ये केवल राजनीति की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, विज्ञान, हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव आया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विषय है। तो चलिए अतीत के पन्नों में चलते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1400 साल पहले अरब की स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए, लोग मुख्य रूप से कबीलों में बटे हुए थे, जिन्हें खाना बदोश या बद्दू कहा जाता था। जी, रेगिस्तान के उस कठिन जीवन में कबीले की एकता ही सब कुछ थी और हर कबीले के अपने अलग देवी देवता होते थे। और मक्का उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था, है ना? बिल्कुल, क्योंकि वहां काबा था। वो एक घनाकार ढांचा था जिसे विभिन्न कबीलों का मुख्य धर्मस्थल माना जाता था। तो पूरा समाज कबीलाई निष्ठाओं और बहुदेववाद पर टिका था। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। वर्ष 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया। सही कहा। उन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रचार शुरू किया जो पूरी तरह से एकेश्वरवाद पर आधारित था। एक ही ईश्वर की इबादत। हाँ, लेकिन मक्का के जो समृद्ध और शक्तिशाली लोग थे, जो उस पुराने ढांचे से लाभ कमा रहे थे, उन्होंने इस नए संदेश का कड़ा विरोध किया। ये तो इतिहास का नियम ही लगता है। स्थापित व्यवस्था नए विचारों का विरोध करती ही है। तो जब मक्का में इतना भारी विरोध हुआ तो इस नए समुदाय के सामने क्या विकल्प बचे? असल में उनके पास मक्का में सुरक्षित रहना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए 1222 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मदीना की ओर यात्रा करनी पड़ी, जिसे हिजरा कहा जाता है। बिल्कुल। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये इतनी निर्णायक थी कि इसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई, हिजरी सन। जी। इसके बाद तो पूरे क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। मदीना मुख्य प्रशासनिक राजधानी बन गया, जबकि मक्का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र। ये एक नए समुदाय का बहुत तेजी से हुआ उदय था। लेकिन 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद का देहांत हुआ तो जाहिर है एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा हो गया होगा। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भारी राजनीतिक संकट के बावजूद वो समुदाय बिखरा नहीं। हाँ, बल्कि उन्होंने एक नई संस्था बना ली। बिल्कुल। उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय के भीतर विचार विमर्श हुआ और खिलाफत नामक संस्था का जन्म हुआ। और खलीफा को पैगंबर का प्रतिनिधि माना गया। सही। और यहीं से पहले 4 खलीफाओं का दौर शुरू होता है, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। नोट्स में ये बहुत स्पष्ट है कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थी। केवल प्रशासन चलाना नहीं था, बल्कि विद्रोहों को शांत करना और कबीलों को एकजुट रखना था। और उन्होंने सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र जैसे बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण भी स्थापित किया, एक नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। लेकिन चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद एक और बड़ा बदलाव आया। मुआविया ने सत्ता अपने हाथ में ली और उम्मयद वंश की नींव पड़ी। हाँ, और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। खिलाफत अब वंशानुगत हो गई थी। मतलब सत्ता एक ही परिवार में रहने लगी।
और उन्होंने राजधानी मदीना से दमिश्क बदल दी। जी, और जो सबसे बड़े प्रशासनिक कदम उठाए गए वे भाषा और मुद्रा से जुड़े थे। अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा बना दी गई और इस्लामी सिक्के जारी किए गए। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये केवल प्रशासनिक कदम नहीं थे, ये दुनिया को अपनी एक स्वतंत्र और शक्तिशाली अरब इस्लामी पहचान दिखाने का तरीका था। और इसी कड़ी में खलीफा अब्दुल मलिक का नाम आता है। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए और यरूशलेम में डोम ऑफ रॉक का निर्माण भी करवाया। कुब्बत अल सखरा, ये इमारत केवल प्रार्थना के लिए नहीं थी, बल्कि पुरानी धार्मिक इमारतों के बीच अपनी वास्तुकला की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास था। बिल्कुल, लेकिन 750 ईस्वी में दावा नामक आंदोलन ने उमैयदों को उखाड़ फेंका और अब्बासी वंश की स्थापना हुई। हाँ, और पूरा प्रशासनिक केंद्र ही पूर्व की ओर खसक गया। हाँ, बगदाद उनकी नई राजधानी बन गया और सेना में ईरानियों का प्रभाव बढ़ गया। अब्बासी शासनकाल में जो सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास हुआ वो अद्वितीय है। हालांकि 9वीं शताब्दी तक आते आते ये राज्य कमजोर होने लगा। गुटबंदी और सेना में तुर्की अधिकारियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम उस समय की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वहां सिर्फ रेगिस्तान था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कृषि को बहुत प्रोत्साहन मिला, नहरें और बांध बनाए गए और व्यापार का तो पूरा जाल बिछा था। मुझे जो सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है उनके वित्तीय साधनों का उपयोग। क्या कोई सोच सकता है कि इतने साल पहले लोग सक का इस्तेमाल करते थे, जिससे आधुनिक शब्द चेक बना है? बिल्कुल, साकपत्र और हुंडियों का प्रयोग, ये तो आज की बैंकिंग प्रणाली का पूर्वज लगता है। इसी वजह से रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ा और व्यापारिक क्रांति आई। और इसके साथ ही एक और क्रांति आई, कागज। अरे हाँ, चीन से कागज बनाने की तकनीक वहां पहुंची और उससे लिखित रचनाओं में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पहले चमड़े या भोजपत्र पे लिखना बहुत महंगा था। कागज ने ज्ञान को सुलभ कर दिया। इसी वजह से बुलादुरी का अशराफ और ताबरी का इतिहास ग्रंथ लिखा जा सका। और इस ज्ञान के प्रसार में फारसी संस्कृति का भी बहुत बड़ा हाथ था, खासकर जब पूर्वी क्षेत्रों में तुर्क सुल्तानों जैसे महमूद गजनवी का उदय हुआ। रुदकी जैसे महान विद्वान हुए जिन्हें नई फारसी कविता का जनक माना जाता है। उमर खयाम का नाम भी तो है। वे सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि एक बेहतरीन खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। और इब्न सीना, दर्शन शास्त्र और चिकित्सा के प्रकांड विद्वान, उनकी किताबें तो यूरोप में सदियों तक पढ़ाई गईं। इन विद्वानों ने अदब की संस्कृति को बढ़ावा दिया, यानी साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। समाज में बौद्धिक समझ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला, लेकिन इतने बड़े समाज को चलाने के लिए कुछ नियम भी चाहिए थे। वहीं से शरिया कानून का व्यवस्थित विकास हुआ 8वीं और 9वीं शताब्दी में, और इसे बनाने में तर्क और अनुमान, जिसे क्यास कहा गया, उसका भी प्रयोग हुआ। बिल्कुल, और शरिया की 4 शाखाएं बनी, मालिकी, हनफी, शफीई और हम्बली। लेकिन एक तरफ कानून का कड़ा अनुशासन था, तो दूसरी तरफ एक बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा भी पनप रही थी, सूफीवाद। हाँ, जो रहस्यवाद पर आधारित था। वो लोग धर्म के बाहरी रूप से संतुष्ट नहीं थे। वे वैराग्य और तपस्या, जिसे रहबनिया कहते हैं, उसके जरिए खुदा से जुड़ना चाहते थे। उनमें से कई सर्वेश्वरवाद को मानते थे, यानी ईश्वर और सृष्टि एक ही हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सूफियाना मार्ग था। और ये गहराई उनकी कला में भी दिखती है। प्राणियों के चित्र बनाने की मनाही थी, तो उन्होंने खुशनवीसी यानी सुलेखन विकसित किया, कैलीग्राफी और अरबेस्क डिजाइन्स भी, ज्यामितीय और वनस्पति आधारित डिजाइन। और मस्जिदों की वास्तुकला भी तो कमाल की थी। ऊंचे गुंबद, लंबी मीनारें, खुला प्रांगण, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव का केंद्र थीं। और एक बात, इस विशाल साम्राज्य में केवल मुस्लिम नहीं रहते थे, यहूदी और ईसाई भी थे, जिन्हें अहल अल किताब या पुस्तक वाले लोग कहा जाता था। प्रशासन में उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा मिला था। वे खराज और जिजिया कर देते थे और अपने धार्मिक मामलों में स्वतंत्र थे। समाज में केवल अलग धर्म ही नहीं थे, इस्लामी समुदाय के भीतर भी विभाजन थे। जैसे शिया संप्रदाय का एक उप संप्रदाय था, इस्माइली। और इसी संप्रदाय से फातिमी वंश था, जिन्होंने मिस्र जीतकर 969 ईस्वी में नई राजधानी बनाई, काहिरा, जो कला और ज्ञान का बड़ा केंद्र बना। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इतनी विविधता वाली सभ्यता में बाहरी और अंदरूनी टकराव कैसे शुरू हुए? 11वीं सदी तक अब्बासी साम्राज्य कमजोर हो चुका था और सत्ता तुर्कों के हाथों में जाने लगी थी। 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ,
लेकिन जो सबसे लंबा और हिंसक बाहरी टकराव था वो था मध्यकालीन ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच। ये वो समय था जब वर्चस्व की शत्रुता चरम पर थी। 1095 ईस्वी में पोप अर्बन द्वितीय ने पवित्र भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों का आह्वान किया। और इन्हीं सैन्य अभियानों को धर्म युद्ध या क्रूसेड्स कहा गया, जो 1095 से 1291 के बीच लड़े गए। ये बहुत ही जटिल कालखंड था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब इस पूरी यात्रा को देखा जाता है तो ये सच में अचंभित करती है। बिल्कुल, एक छोटा सा कबीलाई समाज सदियों में एक ऐसी विशाल सभ्यता बन गया जिसने दुनिया को वास्तुकला, विज्ञान और प्रशासन सिखाया। एक तरफ शक जैसी वित्तीय प्रणाली थी तो दूसरी तरफ डोम ऑफ रॉक। कागज के उपयोग से बौद्धिक क्रांति आई। इतिहास में परिवर्तन की लहरें सच में बहुत शक्तिशाली होती हैं। और इसी विकास से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और विचारणीय बिंदु इन नोट्स के अंत में है। वो क्या है? मध्यकालीन इस्लामी शहरों की भौगोलिक बनावट। हर बड़े शहर के बिल्कुल केंद्र में हमेशा दो विशाल इमारतें एक साथ होती थी। अच्छा। एक केंद्रीय मस्जिद और ठीक उसी से जुड़ी हुई केंद्रीय मंडी, जिसे सूक कहा जाता था। एक तरफ मस्जिद जो सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति का केंद्र थी, और ठीक उसके पास वो मंडी जो आर्थिक शक्ति का धड़कता हुआ दिल था। यानी धर्म और अर्थव्यवस्था बिल्कुल साथ साथ। यह कथ्य ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उस काल में आध्यात्मिक जीवन की शांति और भौतिक प्रगति की भागदौड़ को बिल्कुल एक ही जगह पिरोया गया था। क्या आज के आधुनिक शहरों का कंक्रीट का ढांचा भी हमारी वर्तमान प्राथमिकताओं और जीवन के संतुलन को इसी तरह स्पष्ट रूप से दर्शाता है? ये सच में एक बहुत ही अद्भुत और सोचने पर मजबूर कर देने वाला बिंदु है। जी। इतिहास का काम केवल अतीत की तारीखें बताना नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। आज के इस विस्तृत गहन चर्चा में जुड़ने और इस शानदार ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी धन्यवाद। सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर इतिहास के पन्नों से निकली ये बौद्धिक यात्रा पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ज्ञान की ये खोज आगे भी इसी तरह जारी रहे। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।